जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाक्य विचार और वाक्य विचार के बाद पत्र लेखन, निबंध हो गया, उसके बाद संक्षेपण हो गया और उसके बाद क्या बोला जाता है भैया, एक पदबंध रह जाएगा। बस उसके बाद हम लोग का हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा और थोड़ा सा साहित्य को देख लेना है। उसके बाद आप स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उसी से आपका रिजल्ट होगा। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान है, आपको लगेगा कि भैया क्या है नहीं है, और अपने आप को आकलन कीजिए, चूँकि आपको एग्जामिनेशन देना है। तो चलिए, बाकी आप तो समझदार हैं, क्या करना है नहीं करना है वे आप समझ रहे हैं, भली बात ही। जहाँ तक हो सका वहाँ तक हम लोग संभव किए, यथा प्रयास किया गया कि भाई ऐसे न ऐसे किया जाए। फिर भी कहीं पर कमी हो तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। देखिए, चलिए बताते हैं परिभाषा। फिर वाक्य इंग्लिश में सेंटेंस के नाम से जानते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वह उसी प्रकार हो जाएगा पदों, हिंदी में पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अभिष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहते हैं दो या दो से अधिक क्रमबद्ध शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। या इसको इस भी तरीका से कहते हैं, जब दो या दो से अधिक सार्थक क्रमबद्ध शब्दों का समूह हो और जिससे किसी विशेष भाव आशय स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे पटना एक शहर है, या बिहार की राजधानी पटना है। सोहन पाठशाला जाता है, तो सोहन पाठशाला जा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता क्या हो गया भैया, सोहन। क्रम पद यहाँ पर हो गया भैया पाठशाला। क्रिया क्या है भाई, जाता है, तो जाता है यहाँ पर क्रिया हुआ। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, तो क्रम पद कर्ता ये हो गया, क्रम हो गया खाना, और बनाना हो गया भैया क्रियापद। उसी प्रकार हो जाएगा रोहन तेज दौड़ता है। कई तरह के बात अपना उदाहरण में स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं, वाक्य के महत्वपूर्ण कुछ तत्व हैं, अंग हैं, जो कि होना जरूरी है, अन्यथा आपको वाक्य का सार्थक अर्थ स्पष्ट ना होगा। जैसे पहला हो गया कि सार्थकता होना चाहिए। जो आप वाक्य लिख रहे हैं, जिससे जैसे आप वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, उसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वक्ता का कथन स्पष्ट होना चाहिए। आकांक्षा किस उद्देश्य में, चाहत क्या है, निकटता होनी चाहिए। तीसरा, चौथा क्या है भाई, योग्यता होनी चाहिए लिखने का, वाक्य का एक अपना आशय। पांचवा क्रमबद्धता, ये नहीं कि जैसे कि यहाँ पर जाता है पाठशाला सोहन, इसको उल्टा कर देंगे तो कहाँ कुछ हो जाएगा। पाठशाला जाता है सोहन, कुछ अर्थ नहीं ना स्पष्ट हो रहा है। उसी तरह क्रमबद्धता हो गया, अन्वय होना चाहिए। और वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उससे पूर्व एक बात बता दूं, जब शब्द वाक्य में आते, जब शब्द वाक्य में मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब उद्देश्य और विदेश्य जो वाक्य के अंग है, तो ये हो जाएगा भैया कर्ता, और ये हो गया विधेय क्रिया। अर्थात जिसके बारे में जो बात कहा जाए, और विधेय हो गया जिसके बारे में जो बात कहा गया है। जिसके बारे में एक बात कहना और जिसके बारे में जो बात कहा गया,
क्या कहा गया? सोहन अच्छा है। सोहन, तो सोहन कौन अच्छा है? सोहन के बारे में कहा गया। अच्छा, अब वाक्य भेद, तो वाक्य भेद का वर्गीकरण हुआ है भैया रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जैसे शब्द हम लोग पढ़े थे उसी प्रकार वाक्य भी का है। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं। साधारण या सरल वाक्य कह लीजिए, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य, तीसरा हो गया मिश्रित वाक्य, और अर्थ के आधार पर वाक्य आठ भेद होते हैं। पहला हो जाएगा विधिवाचक वाक्य, दूसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, चौथा हो जाएगा भैया आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, छठा हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य, सातवां हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य, आठवां हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयदिबोधक वाचक वाक्य। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि वाक्य से संबंधित जो आपकी अब तक भ्रांतियाँ थी वे लगभग समाप्त हो गए होंगे, और मैं समझता हूँ कि आप लोग को इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो उसका आप लोग हल कर लीजिएगा, उसमें आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। फिर भी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एक बार रिवीजन करने में आपको सहायक होगा। देखिए भैया, रचना के आधार पर शब्दों वाक्य का भेद हम लोग पढ़ेंगे। शब्दों का हम बोल रहे हैं, वाक्य का। तो रचना के आधार पर हम लोग पढ़े थे तीन भेद होते हैं ना, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य को ही हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य, सरल और साधारण एक ही है, ये नहीं कि वाक्य को कहते हैं, समझ रहे। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही समापिका क्रिया का बोध हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अंकित सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, रोहन पढ़ रहा है, नीतू चाय बना रही है, मधु घूम रही है, टहल रही है। ये कुछ कुछ अपना उदाहरण अपने से जो इर्द गिर्द देखे वो लिख सकते हैं। विवेक पढ़ रहा है। दूसरा देखिए संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक या पर, किंतु और या इसलिए से जुड़ जाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, या वह पढ़ता तो सफल हो जाता, वह पढ़ता तो सफल हो जाता। देखिए, वह पढ़ता है किंतु याद नहीं करता है, याद नहीं करता है। वह विद्यालय जाता है पर जल्दी चल आता है। तो हम ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। तीसरा देखिए मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अंग वाक्य कहने का मतलब से जुड़ा हुआ, जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा, यदि किसान कड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छा फसल होगा, या बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, आम पकेगा तो मीठा होगा। तो आम तरह के उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो ये पहचानने का यदि क्या बोलते हैं तरीका है। और आप इससे संबंधित आता है कि इसको चयनित करें। प्रश्न जब देखिएगा ना मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, तो आपको समझ में आएगा कि भैया कौन सा टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा घबराने की बात नहीं, ऑप्शनल रहता है। मैच कीजिए और कैच लीजिए रिजल्ट को। और रॉकेट, जय हिंद, जय भारत कहकर एग्जामिनेशन बढ़िया से दीजिए, पढ़ते रहिए। मतलब भाई अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अर्थ के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। 8 वेद अभी बचा हुआ है वाक्य का।
तो इसको आप लोग लिखते हैं या स्क्रीनशॉट से काम चलाते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए भैया, सेकेंड, एक सेकेंड। वाक्य के भेद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर भेद तो 3 थे और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य भेद हैं। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह जा चुका, वह खेल चुका, वह पढ़ चुका, वह सो चुका इत्यादि। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य यहाँ पर छूट गया है। जैसे उसने इतिहास नहीं पढ़ा, उसने गाना नहीं गाया, उसने पैसा नहीं लिया, उसने यह काम नहीं किया, उसने जल्दी नहीं सोया, मतलब ना होने का बोध हो, नकारात्मक। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, बाहर जाओ, यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, ये न करो, वे करो, तमाम तरह के आदेश दे रहे हैं तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे हैं, तो इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह पढ़ रहा होगा, शायद वह पानी में भीग गया होगा, शायद वहाँ ठंडा बहुत पड़ रहा होगा, शायद आज बारिश होने वाली है, तमाम तरह की बात। तो ये हो गया, स्पष्ट नहीं है, संदेह में है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, सफलता आपकी कदम चूमे, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा होता है ना, आप सदा मुस्कुराते रहें। तो ये हो गया इच्छा बोधक वाचक। 2 है हम लोग का विस्मयादिक बोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए भैया, तो और रह गया था वाक्य संकेतवाचक वाक्य। माफ कीजिएगा। संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज धूप होता तो कपड़ा सूख जाता, वो पढ़ता तो सफल हो जाता, या ठंड अधिक पड़ती तो रबी फसल होता। इस तरह की संभावना है ना कि एक दूसरे पर निर्भर है। आज धूप होता तो क्या होता, कपड़ा सूख जाता, आज बारिश होती तो धान का फसल अच्छा होता। हो गया ना। 8 नंबर विस्मयवाचक या विस्मयाधिक बोधक वाक्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख या घृणा का बोध हो उसे उल्लास भी कर सकते हैं। घृणा का, शोक का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह रोहन गिर गया, वाह कितना अच्छा लग रहा है, शाबाश क्या दौड़ लगाई, इस तरह के बोलते हैं ना विस्मयादिवाचक। घृणा भी होता है, घृणा का भी बोध हो, शोक, उल्लास बोध हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो अब हम लोग का पदबंध बच गया है, पत्र लेखन, निबंध लेखन और भैया शुद्ध वाक्य है ना, वाक्य या शब्द, यही है। और थोड़ा बहुत साहित्य है, बस इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें सब हम लोग का समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगे कहीं पर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग निसंदेह मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। और अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करें, ताकि हम लोग क्या पढ़ें स्व आकलन कर लेंगे कि कहाँ पर हमें कमी है और कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो अच्छा परिणाम नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।